बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 3 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं कातिल रूहें। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज़ तालियावान मुसन्निफ एम राहत। ये किताब आपके लिए बुकशेल्फ पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249537 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ़ से। ये किताब 232 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 3 सफ़ा नंबर 55 से। एक कहानी सुनाना चाहता हूँ तुम्हें, जिसका तज़किरा कुछ लम्हे पहले किया था मैंने। उसके बाद तुम फैसला करना कि तुम इस कहानी के बारे में किस कदर दिलचस्पी ले सकते हो। शारक ने कहा, बहुत पुरानी बात है, दादी अम्मा ने कहानी सुनाई थी, उसमें आज तक दिलचस्पी ले रहा हूँ। मैं ये नहीं पूछूंगा कि वो कहानी क्या थी। आप ना पूछे तो बेहतर है। क्यों? इसलिए कि मुझे कहानी याद ही नहीं है। शारक फिर हंस पड़ा और उसने कहा, खुदा की कसम, अगर तुम्हारे साथ 1-2 महीने कोई इंसान रह ले तो उसके अंदर खून की कमी नहीं रहेगी। जी हाँ, मैं बहुत खूनी हूँ, इमरान ने कहा। तो मैं शुरू कर दूँ? इरशाद इरशाद, इमरान ने आहिस्ता से कहा। मैं शेर नहीं सुना रहा, नसर तो सुना रहे हैं ना। चलिए नसर में भी तब्दीली कर लेते हैं कि इरशाद इरशाद, सुनाने वाला सुनाता तो ज़रूर है। अब तुम खामोश हो तो मैं सुनाऊँ ना? मैं खामोश हूँ, इमरान ने जवाब दिया। भी जैसा कि तुम्हारे इल्म में है कि मेरा काम तो नगर नगर घूमना ही है। कुछ अर्से पहले मैं साउथ अफ्रीका में था। बंदर तो नहीं थे ना वहाँ? इमरान ने दिलचस्पी से सवाल किया। नहीं, साउथ अफ्रीका में अब बंदरों का मुल्क नहीं रहा है। देखोगे तो आंखें हैरत से फैल जाती हैं। वैसे क्या कहा जा सकता है? हो सकता है तुम खुद भी वहां जा चुके हो। जी हाँ, नानी की शादी वहीं हुई थी, इमरान ने जवाब दिया। तो साउथ अफ्रीका के एक होटल में मेरा क़याम था। न्योला की वजह से लोग मेरी जानब ज्यादा ही मतवज्जा हो जाते हैं। हालांकि तुम यकीन करो, न्योला इसलिए नहीं पालता कि लोग मेरी जानब मतवज्जा हो जाएं। एक बात बताना पसंद करेंगे आप? हाँ पूछो। क्या गुलहरी पाली जा सकती है? फिर उतर गई पटरी से, शारक ने से देखते हुए कहा। अब वो कुछ नागवार सी कैफियत महसूस कर रहा था। नहीं जनाब, गुलहरी का भी कुछ मुकाम है इस दुनिया में, इमरान ने बुरा मानने वाले अंदाज में कहा। खैर, तो मेरे कमरे के सामने एक सफ़ेद फार्म बूढ़ा क़याम पजीर था। 2-4 बार बाहर निकलते हुए उसे सलाम दुआ हो चुकी थी, लेकिन एक रात वो मेरे कमरे में आ गया। ज़बरदस्ती? इमरान ने सवाल किया। मैं उसे हैरिस बोन के नाम से जानता था। मिस्टर हैरिस बोन ने मुझसे तफसीली बातचीत की और फिर कहने लगे, मिस्टर शारिक, आपके बारे में मुझे ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं है, लेकिन मेरे तजर्बात बताते हैं कि मोहम्मद से आपको दिलचस्पी रही होगी। कि आपको भी मिस्टर बोन? मैंने सवाल किया। हाँ। फिर हम लोग अपनी अपनी मोहम्मद की कहानी एक दूसरे को सुनाने लगे और मिस्टर बोन ने मुझसे कहा, मगर मैं आपको एक अजीब कहानी सुना रहा हूँ। वो मेरे सीने में नहीं समा रही और अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा हूँ। कम अज कम और कुछ नहीं तो ये कहानी किसी को मुंतकिल ही कर जाऊं। मैंने उसकी हिम्मत अफजाई की तो उसने मुझे एक कबीले की कहानी सुनाई जिसका नाम पोनारिया था। पोनारिया? इमरान ने फिर दरमियान में वदाहत की। हाँ, लेकिन पंडित प्लीज संजीदगी से सुनो। पोनारिया की मुहिम में हैरिस बोन के साथ साथ दूसरे कई अफराद भी थे, जिनमें पाकिस्तान का एक बाशिंदा कमर दाऊद भी था। कमर दाऊद एक अजीम मुहिम जो था। पोनारिया में क़याम के दौरान उसने वहाँ के विच डॉक्टर, जिसका नाम शोलान था, उसको अपने जाल में फांसा और उससे एक खजाने का राज मालूम करने के लिए उसे अगवा करके ले आया। हालात काफ़ी तवील थे। मैं तुम्हें इनकी मुख्तसर तफसील बता देता हूँ। शोलान से उसने इस खजाने के बारे में मालूमात हासिल करना चाहिए जो एक देवता के कदमों में किसी ऐसी जगह पोशीदा है जहाँ तक इंसानी रसाई नहीं हो सकती। लेकिन शोलान ने इसकी तफसील नहीं बताई और वो शोलान को लिए हुए पाकिस्तान आ गया। बाकी लोगों से इसके राब्ते कट गए थे। फिर कंवर और उसके ग्रुप में फूट पड़ गई। इन्हीं में हैरिस बोन भी था। हैरिस बोन अपने वतन चला गया और कमन दावर शोलान, उसके 2 बेटे और उसकी बेटी को लेकर पाकिस्तान आ गया। हैरिस बोन ये बात जानता था कि कंवर दाऊद पाकिस्तान के एक शहर आजमपुर में रहता है। उनकी पहले से मुलाकातें भी थी, लेकिन जो हालात पैदा हो गए थे उसके तहत हैरिस बोन को शुबा था
कि कंवर दौद ही सारी कार्रवाइयाँ करने की कोशिश करेगा और उसे हवा भी नहीं लगने देगा, लेकिन उसे बकिया साथियों के मर जाने की वजह से हैरिस बोन का खुद ही दिल टूट गया था। वो इस सिलसिले में भरपूर तरीके से कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था। चुनांचे उसने खामोशी इख्तियार कर ली। फिर कई बार उसने कोशिश की, लेकिन उसकी उम्र उसका साथ ना दे सकी और बिलाहिर वो उस हयाने के ख्याल से ही दस्तकश हो गया। लेकिन इसका ख्याल था कि अब भी शोलान कंवर दावर ही के कब्जे में है और कंवर दावर कभी न कभी इसके साथ पोनारिया जरूर जाएगा। और तुमसे मुझे ये कहने की जरूरत नहीं इमरान कि मैं खजानों में दिलचस्पी रखता हूँ, लेकिन अगर कोई दिलचस्प दास्तान मेरे इल्म में आ जाए तो मैं इसका सुराग लगाए बगैर नहीं रह सकता। ये मेरी फितरत का हिस्सा है। तो यहाँ पाकिस्तान में आपकी आमद? इमरान ने संजीदगी से सवाल किया। हाँ, इसी सिलसिले में है। क्या आप जानते हैं कि कंवर दाऊद कहाँ है? नहीं जानता, लेकिन अभी कुछ अर्से पहले मेरा एक दोस्त, बहुत ही अच्छा दोस्त, जिससे मेरे हाथ से गहरे ताल्लुकात हैं और जिसके साथ मैंने हादसा वक्त गुजारा है, बेशक वो एक मुहिम जो नहीं बल्कि एक कारोबारी आदमी है और उसका ताल्लुक पाकिस्तान से ही है। अपना कारोबार समेट कर यहाँ मुंतकिल हुआ है। आजमपुर का कदीम बाशिंदा है और उसने मुझसे ये तस्करा भी किया था कि वो वतन वापस जा रहा है और अपने आबाई वतन में क़याम करेगा। चुनांचे उसे यहाँ तलाश किया जा सकता है। वैसे तुमने कभी आजमपुर देखा है? हाँ, क्यों नहीं, इमरान ने जवाब दिया। कितना बड़ा शहर है? ज़्यादा बड़ा नहीं, मुख्तसर समझे आप उसे। ये नहीं, अगर हम नवाब आसिफ अली को तलाश करना चाहें तो वो हमें मिल जाएगा। ये तो मैं नहीं कह सकता। आपके इस शनासा का नाम नवाब आसिफ अली है? हाँ, मालूम किया जा सकता है इस बारे में। तो फिर क्या ख्याल है इमरान? क्या मतलब? चलोगे मेरे साथ? मेरा साथ दोगे? इमरान सोच में गुम हो गया। बेकार ही थी इन दिनों, कोई खास काम था भी नहीं। अगर एक दिलचस्प दास्तान इल्म में आ रही है तो उसे गुरेज नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी तफरीह रहेगी। और फिर शारिक जैसी शख्सियत का साथ इमरान को हमेशा ही पसंद रहा था। उसे गर्दन हिलाते हुए कहा, आपको इनकार नहीं किया जा सकता शारिक साहब। यकीन करो, पाकिस्तान आते हुए मेरे जहन में शिद्दत से तुम्हारा तस्वर उभरा था और मैंने सोचा था कि जिस तरह भी बन पड़ा तुम्हें तैयार कर लूँगा। शारिक ने कहा, ठीक है, कब तक आजमपुर रवाना होंगे? अब ये तुम पर मुनहसर है, जब भी तुम पसंद करो, शारिक ने जवाब दिया। इमरान कुछ लम्हे सोचता रहा और उसके बाद बोला, जोसेफ को साथ ले चलेंगे। जोसेफ है तुम्हारे साथ? हाँ, कमाल शख्सियत है उसकी। क्या वो अब भी इतना ही फिट है? बिल्कुल। वैसे तुमने इसकी शराब तो छुड़ा दी ना? हाँ, अब वो नहीं पीता, जरूरतमंद भी नहीं रहता, कम अज कम बज़ाहिर से ही। गुड, जोसेफ को साथ ले चलेंगे, शारिक ने कहा और इमरान ने गर्दन हिला दी। फिर खासी देर तक शारिक से बातें होती रही थी और उसके बाद इमरान ने इसे इजाज़त तलब कर ली। वो जानता था कि इसके रवैये से सफ्दर और जूलिया चिढ़ गए होंगे और इस बात की भी उम्मीद थी कि अब वो लालाजार के डाइनिंग हॉल में भी मौजूद नहीं होंगे। बहरहाल वो वहाँ से वापस चल पड़ा था। नया पैराग्राफ। नवाब आसिफ अली अपने तौर पर लोगों से ताल्लुकात पैदा कर रहे थे और हालात का जायजा ले रहे थे कि यहाँ कौन कौन सा ऐसा कारोबार शुरू किया जा सकता है। कुछ न कुछ तो करना ही था। हालांकि 2 बेटियां थीं और बस जहन में अभी नजमी और शाहिद के लिए कोई खास ख्याल नहीं था। बस एक आध बार उनका तस्वुर जहन में आया था और उन्होंने इस सिलसिले में अपनी बेगम से बात नहीं की थी। लेकिन बहरहाल अभी वक्त था, सूरत हाल का जायजा लेकर ही कोई फैसला करने का इरादा रखते थे। उधर बच्चे अपने तौर पर अपने लिए तफरीहात तलाश कर रहे थे। उनके अपने अपने अकाउंट्स थे और वो अपने तौर पर बहुत सारे फैसले कर चुके थे, लेकिन हर काम नवाब आसिफ की मर्जी से ही होता था। चुनाचे सब मुख्तलिफ कामों का जायजा लेते हुए और नवाही इलाकों का जायजा लेने के बाद एक शानदार जीप खरीदी गई। वैसे भी नवाब आसिफ ने फौरन ही कार मंगवा ली थी और वो कार इनके इस्तेमाल में ही रहती थी। कार के लिए ड्राइवर भी रख लिया गया था, लेकिन जीप नजमी और बाकी बच्चों के पास थी। नवाब आसिफ ने इन लोगों को इजाज़त दे दी थी कि आजमपुर से पूरी वाकफियत इख्तियार करें। लड़कों के स्पुर्द कुछ जिम्मेदारियां दी थी। आसिफ साहब ने नजमी और शाहिद और उनके अहकामात की पाबंदी भी कर रहे थे।
फिर उस वक्त एक अजीब वाक़या हो गया। सुबह का वक्त था। मामूल के मुताबिक शाहिद हवेली के खूबसूरत गोशे में, जहाँ चारों तरफ खूबसूरत फूल खिले हुए थे और दराज झूल रहे थे, मार्शल आर्ट्स की मशक कर रहा था। ये इसका रोजाना का मामूल था। वो बदन के निचले हिस्सों पर पतलून पहनते हुए था, ऊपरी जिस्म बरहना था। बीनश चहलकदमी करती हुई इस तरफ निकल आई, उसे मशक करते हुए देखती रही। कई बार ऐसा हो चुका था, ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उस वक्त एक नई बात हो गई। बीनश उसे देख रही थी कि अचानक ही उसकी आंखों का रंग बदलना शुरू हो गया। उसकी ज़हन में सन्नाटे से उभरने लगे। शाहिद की खुली हुई पुश्त उसे अपनी जानब घसीट रही थी और उसके ज़हन में मध्यम मध्यम अल्फाज गूंज रहे थे। सालार, तुम्हें अपनी फौज बनानी है और लोगों को अपने साथ शामिल करना है। और ये बात बीनश जानती थी कि लोगों को वो किस तरह अपने साथ शामिल कर सकती है। आहिस्ता से चलती चलती वो शाहिद के करीब पहुंच गई। शाहिद ने कोई खास तवज्जो नहीं दी थी, क्योंकि ऐसा बारहा हो चुका था। उसने बीनश की आंखों पर गौर नहीं किया था, जो इस वक्त बहुत अजीब हो रही थी। उनकी पुतलियां सिकुड़ गई थी और उनका अंदाज बड़ा ही भयानक हो गया था। दफ्तन बीनश आगे बढ़ी। उसने अपना दाहिना हाथ सीधा किया और फिर शाहिद की पुश्त पर एक जोरदार थप्पड़ लगाया। शाहिद उछलकर कई फुट दूर जा गिरा था। वो हैरत से अपनी जगह गिरकर पलटा। बीनश का ये अमल ही निहायत हैरान कुन था, लेकिन उसके साथ ही उसके हाथ की कुव्वत शाहिद को यकीन नहीं आ रहा था। वो जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। क्या दिमाग खराब हो गया है? बीनश जैसे चौंक पड़ी। उसके चेहरे की कैफियत बहाल हो गई। उसकी खोई खोई निगाहों ने शाहिद को देखा और बोली, क्या हुआ? बताऊं? अभी चैलेंज कर रही थी तुम मुझे। मार्शल आर्ट में चैलेंज कबूल ना करना बुज़दिली है, हालांकि एक लड़की से, और वो भी ऐसी लड़की से जो मार्शल आर्ट से वाकफियत ही ना रखती हो। मुकाबला जहालत है, लेकिन तुमने इतनी जोर से थप्पड़ मारा है। जरा हाथ दिखाओ अपना। बीनश की हालत अब नॉर्मल हो चुकी थी। उसने हाथ सामने करते हुए हैरान कुल लहजे में कहा, मैंने थप्पड़ मारा है? बीनश, मैं तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। क्या बदतमीजी है ये? दिमाग तुम्हारा खराब हुआ है, मैंने भला क्या किया है? इतनी जोर से थप्पड़ मारा है कि मैं उछलकर दूर जा गिरा और कहती हो क्या किया है? अरे वाह, बिला वजह इल्जाम लगा रहे हो। मैं तो बस खड़ी तुम्हें मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए देख रही थी। ये मजाक की कौन सी किस्म है, समझ नहीं आई, लेकिन समझ में आने के सवाल ही नहीं था। थोड़े ही फासले पर सूफिया और नजमी खड़े बातें कर रहे थे। इन लोगों ने सुबह जल्द जागने की आदत थी और चहलकदमी जरूर किया करते थे। फिर इस हवेली का माहौल इतना खूबसूरत था कि यहाँ खुद बहुत चहलकदमी करने को दिल चाहता था, इसलिए सब लोगों का बाकायदा प्रोग्राम होता था। शायद अपनी मशक में मसरूफ हो जाता था, बाकी लोग चहलकदमी करते थे। नजमी और सूफिया ने भी ये मंजर देखा था और उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे। बीनश आम हालात में एक नर्म नाज़िक और खूबसूरत सी लड़की थी, लेकिन जिस तरह उसने शाहिद की पुश्त पर हाथ मारकर इसे दूर फेंक दिया था, वो उन लोगों के लिए भी बायसे हैरत बात थी। वो दौड़ते हुए करीब पहुंच गए। बीनश और शाहिद लड़ रहे थे और बीनश ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी कि उसे शाहिद को मारा है। नजमी ने फटी फटी आंखों से बीनश को देखा और बोला, कि तुम कौन सी आर्ट्स की तरबियत ले रही हो? मुझे किसी आर्ट से कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर आप लोगों को क्या हो गया है? यार, तुमने थप्पड़ मारा है शाहिद के और वो बुरी तरह उछल के आ गिरा है। मारा है ना? ये मुंह पर झूठ बोल रही है, देखो जरा, पीठ पर निशान भी होगा। शाहिद ने पलटकर अपनी पुश्त दिखाई। निशान देखकर वो लोग सकते में रह गए। खुद बीनश का मुंह भी खुले का खुला रह गया था। बीनश के पूरे हाथ का निशान शाहिद की पीठ पर बना हुआ था और इस तरह कि उसमें गहरा सुर्ख रंग नुमाया नजर आ रहा था। बीनश ने खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर नजमी और सूफिया को देखा। बीनश, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जरा देखो तो सही उसकी क्या हालत हुई है। सूफिया ने कहा, पता नहीं आप लोग। ओ मेरे खुदा, शायद तुम्हें तकलीफ तो हो रही होगी। नहीं, तकलीफ तो नहीं है। क्यों, क्या जोरदार निशान बन गया है? शाहिद ने सवाल किया। कुछ महसूस हो रहा है? हाँ, जहाँ हाथ पड़ा है वहाँ ठंडक सी महसूस हो रही है। ताज्जुब की बात है। फिर इन दोनों ने बीनश का हाथ देखा। इस नर्मो मुलायम हाथ से इस कुव्वत से थप्पड़ पड़ने की तवक्का नहीं थी, लेकिन हो जाता होगा ऐसा कभी कभी। बीनश शर्मिंदा सी नजर आने लगी। फिर उसने कहा, खुदा की कसम, पता नहीं क्यों मैंने ऐसा किया, हालांकि बिल्कुल भी एहसास नहीं है।
कि मैंने पता नहीं किया होगा। तुम खिसकती जा रही हो बीनश, ये उल्टी सीधी चीज़ों पर रिसर्च तुम्हें ज़हनी तौर पर दीवाना किए दे रही है। आप लोग बिला वजह मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं, बीनश जलाए हुए अंदाज में बोली और फिर तेज कदमों से वहां से वापस पलट गई। आओ शाहिद, मेरा ख्याल है तुम्हारे निशान पर कोई दवा लगा दी जाए, सोफिया ने कहा। अरे नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। क्या वाकई गहरा निशान पड़ गया है? शाहिद ने हैरान होते हुए पूछा। ताज्जुब की बात है। बड़ी ही ताज्जुब की बात है। बहरहाल बात आई गई होगी, लेकिन वो लोग हैरान थे। शाहिद को भी अपनी पुश्त पर कोई खास कैफियत नहीं महसूस हुई थी। फिर बड़ी मुश्किल से बीनश को बना लिया गया। वो बड़ी शर्मिंदगी का शिकार थी। उसने शाहिद से माजरत की और कहा, उसने बेहयाली के आलम में ये अमल कर डाला है। जानबूझकर उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की। अरे छोड़ो यार, वैसे हाथ बड़ा करारा मारा था, मज़ा आ गया था। क्या तुम ऐसा ही हाथ दोबारा मार सकती हो? नहीं भी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बीनश ने शर्मिंदा होते हुए कहा। अब छोड़ो शर्मिंदगी। जानती हो आज का क्या प्रोग्राम है? क्या है? नजमी साहब एक ऐसा पॉइंट तलाश करके आए हैं जहाँ एक छोटा सा झरना एक नीची सी पहाड़ी से बहता है और एक चश्मा बनाता हुआ एक नाले की शक्ल में दूर निकल जाता है। उसके अतराफ में घास का मैदान बिखरा हुआ है और लोग वहाँ पिकनिक मनाने जाया करते हैं। वो आजमपुर का एक बहुत ही खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है। वेरी गुड, हम तो इस तरफ नहीं गए। अरे भाई, हमने आजमपुर देखा ही कहाँ है। तो फिर क्या प्रोग्राम है? बस अंकल से इजाजत लेनी है और उसके बाद तैयारी। एक दो मुलाजमों को भी साथ ले लेंगे। मौसम भी इत्तेफाक से जरा ऊपर देखो आसमान की तरफ। मुझे तो छत नजर आ रही है। नहीं, जरा खिड़की से बाहर झांको। हाँ, मौसम अबर आलूद है। और अबर आलूद मौसम यहाँ जितना हसीन हो जाता है, यूरोप में बिल्कुल नहीं। वहाँ सारा मौसम ही आलूदा रहता है। तो फिर तैयारियां? हाँ, मैंने बावर्ची से कह दिया है। वो हमारे लिए आला किस्म की सैंडविच तैयार कर रहा है। काफ़ी और सैंडविचेस। उसके पास बस तैयारी। किस वक्त निकलना है? ऐसे ही कोई 11:30 बजे के करीब निकलेंगे। धूप नहीं है, इस मौसम में लुत्फ आएगा। ओके। सब लोगों ने प्रोग्राम बना लिया। नवाब आसिफ बच्चों के मामलात में कभी आड़े नहीं आते थे। वो मुलाजिम साथ ले गए। काफ़ी वगैरह तैयार करके जीप में रखी गई और उसके बाद ये चंडाल चौकड़ी पिकनिक के लिए चल पड़ी। जिस इलाके का नजमी ने पता लगाया था वो आबादी से काफ़ी दूर था। एक बड़ी सड़क किसी और शहर को जाती थी और उसके दोनों तरफ खेत और बागात फैले हुए थे। इन्हीं के दरमियान से एक पगडंडी गुजरकर झरने तक जाती थी। जब वो पगडंडी पर उतरे तो उन्होंने इस पर गाड़ियों के और भी निशानात देखे। वैसे भी नजमी ने ये बात बताई थी कि आजमपुर के लोग यहाँ पिकनिक के लिए आते थे। मेरा तो ख्याल है कि ये इलाका जितना खूबसूरत है, इसे मद्देनगाह रखते हुए मुल्क के दूसरे हिस्सों से भी लोग यहाँ आते होंगे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, ये इलाका वाकई बहुत खूबसूरत है। वो लोग इतराफ में बागात देखते हुए चलते रहे। बागात में फल लटके हुए थे और माहौल अबरआलूद होने की वजह से बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा था। फिर दूर से इन्होंने वो छोटा झरना देखा। हकीकतन पहाड़ों से निकलता हुआ कोई छोटा सा झरना था जो नीचे एक बाकायदा झील की शक्ल इख्तियार कर गया था और कुर्बो जवाल का माहौल इंतहाई खूबसूरत था। लेकिन झरने से थोड़े ही फासले पर इन्हें सुर्ख रंग का एक खेमा लगा हुआ नजर आया जो काफी वसी व अरीज था और इसके इतराफ में रंगीन लिबासों में कुछ लोग चलते फिरते नजर आ रहे थे। एक बहुत ही खूबसूरत बड़ी सी लैंड क्रूजर थोड़े ही फासले पर खड़ी हुई थी। शाहिद ने पुरख्याल अंदाज में कहा, कोई और पार्टी पिकनिक के लिए आई हुई है, इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी यहाँ के लोगों से शनासाई जरूरी है। अगर ढंग के लोग हुए तो मुलाकात कर लेंगे, नजमी ने कहा। हाँ, क्यों नहीं। लैंड क्रूजर से कुछ फासले पर उन्होंने झरने के किनारे अपनी जीप रोकी और जीप से नीचे उतर आए। बीनश कहने लगी, यार लोगों, ये देखो जरा, ये हैमा देखकर एहसास कमतरी महसूस हो रहा है मुझे। हमारे पास कोई खूबसूरत सा हैमा होना चाहिए था। अब जाहिर है हम यहाँ तो अजनबी हैं, आ गए हैं, बाद में देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। कुर्बो जवार में मौजूद लोग इन्हें देख रहे थे। 2-3 लड़कियां नजर आ रही थी, 3-4 लड़के भी थे और कुछ बूढ़े अफराद भी नजर आ रहे थे जो हैमे से काफी दूर फासले पर एक बहुत बड़े पत्थर की सील के दरमियान कालीन बिछाए हुए बैठे थे। कालीन पर बहुत सारा सामान रखा हुआ था। बोर, इंतहाई बोर,
हमारे पास सिर्फ सैंडविचेस और काफ़ी हैं। देखो वो लोग कितने बर्तन साथ लाए हैं, सोफिया ने कहा। यार लड़कियों में यही तो खराबी होती है, दूसरों की चीज़ें देखकर फौरन जल जाती हैं। छोड़ो, हम अपनी 1.5 इंच की मस्जिद इधर बनाएंगे। इन लोगों ने भी अपने लिए इंतज़ाम किया और उसके बाद झील के साथ आ बैठे। कुर्ब जवार के मनाजिर बहुत खूबसूरत थे। फिर हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। बीनश ने कहा, लो बेड़ा गर्क, अगर तेज बारिश होगी तो भागना ही पड़ेगा। नहीं भागेंगे, अज़म कर लिया जाए, शाहिद ने कहा। हाँ, बारिश हमें क्या गला कर रख देगी। वो लोग टहलते हुए आगे बढ़ गए। इस वक्त 2 लड़कियां उनकी जानब देख रही थी। निगाहें मिली, दोनों ने गर्दनें हम की और फिर आहिस्ता से इनकी जानब बढ़ने लगी। चलो भाई इस्तकबाल करें, शाहिद ने आगे बढ़ते हुए कहा और नजमी ने इसका हाथ पकड़कर इसे पीछे घसीट लिया, कहीं मार न पड़ जाए। लड़कियों का इस्तकबाल लड़कियों को ही करने दो। बीनश और सोफिया आगे बढ़ गई। दोनों लड़कियां करीब आ गई। अच्छी खासी खूबसूरत और स्मार्ट लड़कियां थीं। उन्होंने इन लोगों को देखते ही हेलो कहा, तो जवाब में बीनश और सोफिया ने भी इन्हें होशहलाकी से हेलो कहा। आप लोग शायद दारुल हुकूमत या किसी और शहर से आए हैं, उनमें से एक लड़की ने सवाल किया। नहीं, यहीं के रहने वाले हैं। ओह, क्या वाकई? लड़की बोली। हाँ, इसमें हैरत की क्या बात है? नहीं, मतलब ये कि यहाँ के रहने वाले लोग। आप लोग तो शायद पहली बार इस तरफ आए हैं। हाँ, ये आप कह सकती हैं। असल में हमें यूरोप से आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा। आप लोग यूरोप से आए हैं? हाँ, यहाँ हमारी आबाई हवेली है, उसी में क़याम किया है हमने। आर्जी तौर पर आए हैं? नहीं, मुस्तकिल। ज़बरदस्त। मेरा नाम हुमा है, ये अनीला है, ये उज़मा, और हमारे साथ और भी अफराद हैं। और आप लोग? मेरा नाम बीनश है और ये मेरी बहन है सोफिया, और वो दोनों हमारे कज़न शाहिद और नजमी। मगर आप लोग कौन सी हवेली में रहते हैं? यहाँ तो एक ही हवेली है, वो टूटी हुई हवेली जो आसिफ ज़्यादा मशहूर है, उस्मा ने कहा। हाँ, हम उसी टूटी हवेली के आसिफ हैं। अरे वाकई? बताया तो था शामिनी के हवेली में कुछ लोग आए हैं और वो आबाद हो गई है। हाँ, हम इस हवेली के आसिफ ही हैं, बीनश बदस्तूर मुस्कुराते हुए बोली। नहीं भी, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं। आइए बाकी लोगों से आपका तारुफ करवाऊं। फिर वो सब यकजा हो गए। सबका एक दूसरे से तारुफ हुआ। पता चला कि ये लड़कियों के वालिद का नाम कमर फिरोज है और कमर फिरोज एक मुकामी सनतकार है, बहुत अच्छी हैसियत का मालिक, 5 जवान बेटियों का और 2 बेटों का बाप, भरे पूरे खानदान के साथ आजमपुर की दूसरी सबसे खूबसूरत हवेली में रहता है और यहाँ के बड़े लोगों में इसका शुमार होता है। सब लोग पूरी तरह घुल मिल गए और इस तरह ये पिकनिक मज़ा दे गई थी। बीनश और सोफिया भी खुश थे और उधर नजमी वगैरह भी, क्योंकि यहाँ आने के बाद पहले ऐसे तालीम याफ्ता ग्रुप से मुलाकात हुई थी जो बेहद खुश मिजाज और अच्छी शख्सियत के मालिक थे। शाम तक इन लोगों ने साथ साथ ही वक्त गुजारा और बीनश हंस हंस के इन्हें बताती रही कि वो लोग इन्हें देखकर अपने तौर पर क्या सोच रहे थे। शाम तक ये तफरीह बहुत अच्छी रही और उसके बाद ये तय किया गया कि बाकायदा मुलाकातें रहेंगी। एक दूसरे के टेलीफोन नंबर भी नोट कर लिए गए, एक दूसरे के मशागल से भी वाकफियत हासिल कर लेगी और फिर दोनों पार्टियां अपने अपने तौर पर दूसरी मुलाकात का वादा करके एक दूसरे से रुखसत हो गईं। रात को खाने की मेज पर कमर फिरोज का तज़किरा आया तो नवाब साहब हंसते हुए कहा, हम लोगों से तो तुम बच्चे बहुत अच्छे हो जो इस तरह एक दूसरे से तारुफ हासिल कर लेते हो। कमर फिरोज के बारे में मुझे भी मालूमात हासिल हुई हैं, बड़ा अच्छा बिजनेसमैन है और जिन ज़राए से मुझे मालूमात हासिल हुई हैं उन्होंने मुझे ये भी बताया है कि वो कोई कारोबार करने के सिलसिले में कमर फिरोज से मुलाकात करूं तो फ़ायदा होगा। चलो अच्छा हुआ तुम लोगों ने तारुफ हासिल कर लिया। ये सब कुछ मामूल के मुताबिक था और कोई ऐसी बात नहीं थी जो काबिल जिक्र हो। रात को खाने से फरागत हासिल करने के बाद बीनश भी अपनी ख्वाबगाह में पहुंच गई। ज़हन पर कोई बोझ नहीं था, कोई एहसास नहीं था। वो ज़रूरियात से फारिग होने के बाद अपने बिस्तर पर लेट गई। बेफिक्र लड़की थी, किसी ज़हनी परेशानी का शिकार भी नहीं थी। काफ़ी देर तक मुख्तलिफ सोचें ज़हन पर सवार रहीं, फिर उसे नींद आ गई। रात का तकरीबन 1 बजा होगा जब अचानक इसे अपने कमरे के दरवाजे पर कुछ आहटें सुनाई दी और बीनश जाग गई। इसकी नींद ज़्यादा गहरी नहीं होती थी। इसे ताज्जुब हुआ कि इस वक्त कौन हो सकता है। हैरानी से वो अपनी जगह से उठी, जाकर दरवाज़ा खोला, देखा तो शाहिद खड़ा था। लेकिन शाहिद को देखकर बीनश के ज़हन को एक झटका सा लगा। शाहिद का चेहरा गहरा सुर्ख हो रहा था, आंखों की कैफियत नाकाबिले यकीन थी, पतलियां सिकुड़ गई थीं
और उनमें एक तेज चमक नजर आ रही थी। दफ्तन बीनश को भी अंदाजा हुआ, एक अजीब सी सनसनाहट का एहसास हुआ और फिर रफ्ता रफ्ता वो माहौल को भूलती चली गई। शाहिद ने आहिस्ता से कहा, मास्टर तलब करता है, चलो। बीनश भराई हुई आवाज में बोली और वो दोनों दुनिया से बेनियाज बेखबर होकर एक सिमत चल पड़े। हवेली के पुराने गोशे में पहुंचकर बीनश ने बड़ी महारत से दरवाजा खोला जिसमें तहखाने में जाने का रास्ता था। फिर वो सीढ़ियां उतरने लगे। तहखाने में मशले रोशन थी, वहां का माहौल नुमाया था। चारों अफराद यानी शोलान, सीला, राहन और होरा लकड़ी के संदूकों पर बैठे हुए थे। ये दोनों उनके सामने पहुंच गए तो शोलान ने बीनश और शाहिद को देखते हुए कहा, 6 हो गए, हम 4 थे, अब 6 हो गए। लेकिन इसके साथ साथ ही तुमने जो और काम किया है वो काबिल तहसीन है। हमारा शिकार वही है जिन्होंने आज तुमसे मुलाकात की है, कंवर दावर और उसके अहले खानदान। और अब तुम नए अहकाम सुनो। कंवर दावर के अहले खानदान से तुम राब्ता करोगे। कंवर के सबसे बड़े बेटे का नाम गुलजार है। इब्तदा वहां से करनी है। गुलजार को किसी तरह अपने साथ शामिल कर लो और फिर उसे एहतियात के साथ कत्ल कर दो। और कत्ल करने के लिए तुम्हें उसकी गर्दन दबाना होगी, फिर उसके सीने पर अपने हाथ का निशान छोड़ना होगा। ये जरूरी है, ऐसा ही करना है। आज का हुक्म यही है, इब्तदा कर दो और उसके बाद एक एक करके इसी अंदाज में काम करते रहो। कंवर फिरोज के 5 बेटे और 2 बेटियां हैं। तुम्हें एक एक करके उनका काम तमाम करना है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा वक्फा नहीं होना चाहिए और इत्मीनान रहो। तुम बिल्कुल महफूज रहोगे, ये शोलान का वादा है। बस अब जाओ और सुकून का वक्त गुजारो। आज के अहकामात इतने ही हैं और उसके बाद जब मैं तुम्हें तलब करूं तो तुमने यहां पहुंचना है। तुम मेरी फौज हो और हम मजलूमों को तुम्हारी कामयाबी का इंतजार रहेगा। जाओ। वो चारों ताबूत में लेट गए और तहखाने की मशलें एक एक करके बुझने लगी। जब बीनश और शाहिद मशीनी अंदाज में चलते हुए सीढ़ियों तक पहुंचे और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां से निकलकर अपने कमरों में चले गए और बिस्तरों में जा लेते। लेकिन दूसरी सुबह दोनों में से किसी को आलम हाल में भी इस बात का एहसास नहीं था कि रात को वो क्या कर रहे थे और उन्हें क्या अहकामात मिले थे। वो पुरसकून थे और अपने अपने मशागल में मशगूल थे। नया पैराग्राफ। गुलजार ने एमए कर लिया था। एहतशाम यानी शामी ग्रेजुएशन कर चुका था और उसके बाद उसने तालीम का सिलसिला तर्क कर दिया था। हालांकि कंवर फिरोज चाहते थे कि उनके सारे बेटे आला तालीम याफ्ता हों, लेकिन शामी पढ़ाई की जानब राग़िब नहीं था। इब्तदा ही से कंवर फिरोज के कारोबार में दिलचस्पी लेता था। गुलजार ही कंवर फिरोज का दस्तेराज था, लेकिन बहरहाल शामी का मामला जरा मुख्तलिफ था। और दिलचस्प बात यह थी कि वैसे तो सारे खानदान में सारे बहन भाई आपस में घुले मिले हुए थे, नौजवानों का टोला अलग ही था, लेकिन शामी और गुलजार बचपन ही से गहरे दोस्त थे। और ऐसा होता था कि गुलजार सबसे बड़ा था, शामी उससे 1.5 साल छोटा था और इब्तदा में चूंकि दोनों वही थे इसलिए उनकी आपस में मोहब्बत कुछ ज्यादा ही थी और अब भी वो भाइयों में ज्यादा बेतकल्लुफ दोस्त थे। दुनिया में पूरी पूरी दिलचस्पी लेते थे और नौजवानी की उम्र के जो लवाजमात होते हैं वो उनकी जिंदगी में भी शामिल थे। उनमें हुस्न परस्ती भी थी और खूबसूरत लड़कियों से मुतासिर होने का एहसास भी। और फिर आज की पिकनिक में तो कमाल ही हो गया। बीनश और सोफिया एक अजीब व गरीब कशिश की हामिल थी। बुनियादी वजह यह थी कि मशरिक की बाशिंदा थी लेकिन यूरोप में परवान चढ़ी थी। और दिलचस्प बात यह थी कि यूरोप में रहकर भी मशरकी मिजाज की ही हामिल थी। इस चीज ने उनकी फितरत में एक अनोखी कशिश पैदा करती थी और तमाम ही लड़के लड़कियां इनसे मुतासिर हुए थे। वापसी के बाद से लेकर डिनर तक और कंवर फिरोज के सामने तक इनका तस्करा रहा। कंवर फिरोज ने भी इस बात पर खुशी का इजहार किया था कि कुछ पढ़े लिखे लोग शनासाओं में शामिल हुए। उसने कहा था कि वो खुद भी किसी मुनासिब वक्त में नवाब आसिफ से मुलाकात करेगा। अच्छे दोस्तों की किसी जरूरत नहीं होती। ये तो आम गुफ्तगू हुई थी इन लोगों के दरमियान। लेकिन रात को गुलजार शामी के कमरे में आ घुसा था। उसने शामी को देखते हुए कहा, मुझे यकीन था तुम जाग रहे होगे। नींद उड़ गई है भाईजान। अगर ना उड़ती तो ताज्जुब की बात थी ना। तो क्या आप भी? हाँ, आज वाकयात ही ऐसे पेश आए हैं और उसके बाद भला कोई सुकून की नींद कैसे सो सकता है? जल्दी से एक बात बता दीजिए भाईजान। हाँ पूछो, कौन सी वाली आपको
کس والی نے آپ کی نیند اڑائی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں… یار اسی لیے تو میں پریشان ہوں۔ میں جانتا تھا کہ تیری حالت بھی خراب ہوگی، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ تیری نیند کس نے اڑائی ہے۔